दोस्तों नमस्कार, किशोर श्रवण कैसे हैं। तो आज ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो है। अगला क्वेश्चन निकालना बेटा। ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो, सेकंड गुरुनीति का वीडियो। टोटल 45 वीडियो आने हैं। 15वां हम आज शूट करने जा रहे हैं। आज है 9 दिसंबर और ये वीडियो अपलोड होगा अपना कल 10 दिसंबर को। एक दिन पहले शूट कर रहे हैं। ठीक है डियर, बात शुरू करें। तो एक तो जो हमने 14th वीडियो शूट किया था पिछाना बेटा, उसमें हम जोश में गलत क्वेश्चन कर गए। ये याद 17वां क्वेश्चन था, ये पिछले वीडियो का है भाई। इसमें H है वो वेरी लेस देन, हाँ ये सही करके गया है। तो इसका आंसर ये G इक्वल 1 - 2h/r है। फर्स्ट वीडियो जो था वहां वो भूल से H वेरी ग्रेटर देन R होता नहीं कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये पिछले वीडियो का करेक्शन है जिसको आप लोग सही कर ले। ओके जी, अब आज के वीडियो आ जाओ भैया। तो आज दोस्तों ग्रेविटेशन सेकंड पे बात कर रहे हैं, जिसमें आपके एक्सेस वेलोसिटी क्या है, प्लान वेग क्या है, ग्रहों की गति क्या है, प्लैनेट्स क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उन सब पे आज चर्चा की जाएगी। आज इस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल टॉपिक है, यहां से 45 में से एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो पक्का आएगा। ओके, शुरू करें। वो कहता है एक्सेस वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज vs, a body is projected with velocity 2vs, with what constant velocity will be move in the interplanetary space। अगला जो कार से कहता है पृथ्वी तल पे प्लान वेग है ve, e बोल तो es की जरूरत नहीं है। वस्तु को 2vs वेग से फेंक दिया तो ग्रहों के बीच जो ब्रह्मांड हमारा है वहां किस वेग से गति के, पेज खाली करे बेटा। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्सेस वेलोसिटी क्या है, प्लान वेग क्या है। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर ये एक मानव की फील्ड है जिसके अंदर इस पृथ्वी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहां कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इस फील्ड से बाहर कोई वस्तु फेंक दी जाए तो उसको ये पृथ्वी अपने ओर वापस नहीं खींचेगी। इसका मैं मेरी भाषा बोलूं कि हर द्रव्यमान, हर मास अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पैदा करता है, उस क्षेत्र में दूसरा कोई द्रव्यमान आएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यदि आप क्षेत्र से बाहर हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। अब मतलब यह है दोस्तों कि यहां कोई वस्तु है पृथ्वी पर रखी हुई और इस वस्तु को हम लोग इस फील्ड से बाहर निकाल दें, जिसके लिए आपको एक मिनिमम स्पीड की जरूरत हो, मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत हो। इट कॉल्ड एक्सेस वेलोसिटी, प्लान वेग कहते हैं डियर। ओके, अब ये कैसे आए इसके बारे में बात करें तो आप जानते हो डियर, यहां इसकी बताओ। अब आप शुरू हो जाओ दोस्तों। किशोर बाबू, यहां इसकी एनर्जी क्या है? टोटल पोटेंशियल है -g, पोटेंशियल है कितनी है? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, जी की कैपिटल माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। ध्यान दे क्लास। आप कहां बैठे हो? पृथ्वी की सरफेस पे बैठे हो। तो यहां इसकी एनर्जी क्या है? -gm/m/R। ये कल आपको पढ़ा चुका हूं मैं। प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी 0 होनी है, इक्वल टू अनंत पे पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0 और काइनेटिक भी 0, काइनेटिक भी 0। ये काइनेटिक क्या है इसकी बात अभी करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने gm/m/R प्लस हाफ mv² इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो हाफ mv² gm/m/R। ध्यान दे पूरी क्लास, स्मॉल m से स्मॉल m काट दो, इस v के साथ आप ve लगा दो तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप करोगे तो दोस्तों ये क्या बना? 2g कैपिटल M/R। पूरी बात सुन लो एक बार। ये मेरी पृथ्वी है, ये गोला जो मैंने खींचा है, ये वो इसका ग्रेविटी फील्ड है। इसके बाहर इस पृथ्वी का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो मुझे इस वस्तु को यहां से फेंक के इससे बाहर करवाना है। इसका सीधा मतलब है कि यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पोटेंशियल कितनी होती है? कल पढ़ा दिया आपको, -gm/m और कैपिटल। किस वेग से फेंकें? v, तो हाफ mv² इक्वल टू 0 गुना भाग किया बेटा जी, तो v का मान आ गया √2gm/कैपिटल। अब प्रश्न खड़ा होता है, g कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है? अर्थ का मास है, R क्या है? अर्थ की रेडियस है। तो जिस वस्तु को आप फेंक रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी
जिस ग्रह पे खड़े हो, पृथ्वी पे हो, मंगल पे हो, चांद पे हो, बृहस्पति पे हो, एक्सेप्ट वेलोसिटी उस ग्रह की नेचर पे डिपेंड करती है, उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, इसमें कहीं एंगल नहीं आता, यूं फेंकते हो, यूं फेंकते हो, ऐसे फेंकते हो, दोस्तों इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये पृथ्वी को अपन गुणा भाग करके सही करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। यानी पृथ्वी से कोई व्यक्ति किसी पत्थर को चाहे 5 ग्राम का हो चाहे 500 ग्राम का हो, वो 11.2 बोलो किलोमीटर पर आवर से फेंक दे तो कहां टिक जाएगा? पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड पार कर जाएगा, यानी वो स्वतंत्र हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेग। अब एक बात और सुनो, फिर सुन लो, ये जो है ये इस वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब दोस्तों अपन थोड़ा इसको और सोल्व करें, बोल किशोर पुत्र। तो ये 2gm/R। अब कल वाली सी बात है, मान लो कहीं मास दिया हुआ नहीं हो, वो कहते दो अलग अलग ग्रहों की डेंसिटी इक्वल हो, तो वही कल का फंडा, मास को चेंज करो डेंसिटी में, तो D = क्या होगा? mv। तो m क्या होगा? d। v तू क्या जानता है? 4/3 पाई r³। चल पुत्र रिप्लेस करेगा तू, तो 2g क्या है? m। d 4/3 पाई r³ अपॉन क्या है पुत्र? r। तो ve डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, d कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, ये तरह क्या बचा? r²। तो a मैं इसको ऐसे कह दूं, अरे यार ये बिल्कुल v = √r बाहर है, d अंदर है। देख डियर, मास दिया हुआ हो तो फॉर्मूला तेरा है ये वाला, और मास नहीं दिया हुआ हो, डेंसिटी दी हुई हो तो फॉर्मूला ये वाला है। कलर चेंज करके तेरे इस पे गोला कर दूं, ये 2 ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले हैं जो तेरे भी काम आएंगे। ध्यान से बैठा क्लास देखिए ईमानदारी से। दोस्तों हम दावे से कह सकते हैं, गुरु नीति के सारे वीडियो आपने ढंग से देख लिए तो आप 150-160 नंबर आराम से ले आओगे। कम से कम 3 बार देख लो। 45 वीडियो है, एक वीडियो मान लो कि एवरेज 1 घंटे का है, 45 घंटे हो गए, 15 घंटे से और जोड़ दो, 60 घंटे। 60 घंटे आप हमें 4 बार दे दो, 250 घंटे दे दो, 250 आवर दे दो, 160 उन बच्चे के आ जाएंगे जो कहता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा जिस ईमानदारी के भाव से, बिना कोई शुल्क, बिना कोई चार्ज ये हम आपके लिए अपलोड करते हैं। दोस्तों बहुत वर्क करना होता है, एक सेटअप लगा हुआ है, शूट करते हैं, पूरी टीम लगी हुई है, और जो डेट आपको छाप के दे रखी है उस दिन डेली 2 वीडियो आपके पास आते हैं, फिजिक्स और जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी, और मेरी परफेक्ट टीम आपके लिए काम कर रही है। वो खुद आपके खड़ा हो गया भाई मेरे। ये एक्सेप्ट वेलोसिटी का एक कॉमन फॉर्मूला है। अब एक बात देखना, ये माना कि हमारी पृथ्वी है, यहां से कोई बॉडी है, ये इसका वो ग्रेविटी फील्ड है, इसको अपने फेंकें तो एग्जैक्ट वीई से फेंकेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। अब वो कहता है कि जिस वेग से फेंका वो वेग ग्रेटर देन वीई है। यस, आपने किसी वेग से फेंका और बस ठीक बाहर निकला, उसको वी कहेंगे। तो वो कहता है जिस वेग से फेंक रहे हो वो वी ग्रेटर देन वी है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो ज्यादा क्या करेगा, वो उसको बाहर जाके फिर चक्री लाएगा, उसकी स्पीड नॉन जीरो हो जाएगी। तो यहां इसको आप ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो। तो ए पॉइंट पे क्या है? जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ वी नहीं है गए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, क्योंकि अनंत पे चला गया ना। तो देखो सुनो क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बट इसके देखो भाई, मैंने वी सी नहीं लगाया, वी ई नहीं लगाया, मैंने एक्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि मेरी वेलोसिटी एक्सेप्ट से ज्यादा है। अब तो कहता है कि माइनस GMM/R, आजा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर, ये माइनस GMM/R प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा बिठा देते हैं पुत्र। दोस्तों मैं फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे याद है, पर मैं आपके लिए इसको सोल्व करना चाह रहा हूं। स्मॉल एम काट दे बेटा, स्मॉल एम काट दे, ऐसा कर। अब इधर लिख, ये क्या बचा तेरा? GM/R माइनस है ना, ऐसा कर, उसको उधर ले जा। तो ये तेरा क्या है? हाफ वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर, वी डैश का स्क्वायर, और ये हाफ वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 2 को इधर लिया तो ये क्या? माइनस 2gm/R इक्वल टू क्या है? v डैश का स्क्वायर माइनस क्या है पुत्र? v स्क्वायर। देखो गलती नहीं हो रही, बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं। v डैश का स्क्वायर है वो v स्क्वायर हो गया। अब तू एक काम कर, इसका दोनों तरफ रूट कर दे,
रूट कर दिया। रूट करने के अंदर रूट माइनस में आ गया तो एक काम कर, माइनस को चेंज कर लेते हैं, रूट पहले नहीं करते हैं, एक काम करें तो रूट करोगे तो ये तेरा बनेगा 2gm/r इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर। सीधी सी बात है, v स्क्वायर। तो ये क्या है, इसके रूट है। ये कौन है, ve। ये कौन है, एस्केप स्पीड। आपकी कौन है, ve। तो दोस्तों ve का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर, ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब अपने को v तो क्या है, उसका इनिशियल वेग है। v डैश कौन है, जिस वेग से वो चक्कर लगाएगा। एक्सेप्ट वेलोसिटी कौन है, जो उसकी होती है। हमें क्या चाहिए, v डैश चाहिए, हमें हमेशा v डैश चाहिए। तो v डैश को इधर लाओगे तो v डैश स्क्वायर बराबर क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। हकीकत में दोस्तों ये है कि v डैश का मान है v स्क्वायर माइनस ve का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अब सुन ले भैया कि एक्सेप्ट वेलोसिटी से बराबर वेग से फेंकेगा, जीरो हो गया। v है जिस वेग से फेंका है, ve एक्सेप्ट वेलोसिटी है, और v वह वेलोसिटी जो ब्रह्मांड में चक्कर लगाती है। तो याद कर ले, फेंकेगे वेग का स्क्वायर माइनस एक्सेप्ट का स्क्वायर का रूट इक्वल टू v डैश। ओके डियर, हो गया। अब आ जा भाई क्वेश्चन खोल भगवान बेटा अपना। ये लो जी, ये आ गया। अगला साहब कहता है किस नियत वेग से गति करेगा, आजा। तो v डैश इक्वल टू क्या आया भैया, जरा बोलना, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। v स्क्वायर जिससे फेंका है वो कितना है, 2vs होल स्क्वायर कर तो 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रूट 3v रूट 3v। अब जरा समझने की कोशिश करें, लड़के क्या पता नहीं भगवान ने क्या पढ़। एक तो वही सुनो रहे, नोट्स बायोलॉजी के बनते हैं, नहीं बनते फिजिक्स के। आजकल नीट की प्रिपरेशन में कुछ हमारे गुरुजन भी शामिल हैं, कुछ हम कोचिंग वाले भी शामिल हैं। हम खड़े होके फिजिक्स के भी ऐसे नोट्स तैयार कर देते हैं, जैसे बायो के, बायो अलग है भाई, फिजिक्स अलग है। यदि तेरे को एक्सेप्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पहले पड़ गया, एक बार खोपड़े में सेट हो गया। मेरा एक फंडा है, साइकिल एक बार चलाने सीख ली ना तो जब बुढ़ापे में जाके चला लोगे, गारंटी है। देखो सुनो, आपके गांव में क्या शादी होती है, गांव शहर में कई बार 65-70 साल के बूढ़े डोगरे डांस करते हैं डीजे पे, तो डांस अच्छा भी कर लेते हैं। तो वो अब नहीं डांस सीखे, वो जो 7-8 साल के थे ना तो डांस का शौक था। आज डीजे बजता है, उनके पांव अपने आप उठते हैं। कला कभी आदमी भूलता नहीं है। तो पढ़ाई एक कला है, सब्जेक्ट एक कला है, फिजिक्स एक कला है। एक बार सीख गए ना, मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया था। जैसे ही कोरोना का प्रेशर पड़ा, मैं खड़ा हो गया। और वो किशोर कई बार कहता है कि वो पता नहीं आपके अंदर से कहां से आ रहा है, क्योंकि अंदर पड़ा सामान वो याद निकलता रहता है। तो ये एक्सेप्ट वेलोसिटी का पूरा प्रश्न हो गया, ठीक है बॉस। इसमें बच्चे को अगर तुरंत करना हो, हाँ, तो मैं इसकी एक चीज अभी शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल तुरंत करें, करनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से मैं किसी बॉडी को फेंकने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस वेग से मैं फेंकता हूं वो मेरा है प्रोजेक्शन स्पीड, वीपी कहते हैं, वीपी मान लो, वीपी कहते हैं इसको। और ये अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अनंत को पार करने के बाद इसकी स्पीड अपन ने जो अभी अपन ने इक्वली थी v ली, इसको अपन लिया v डैश, ठीक है। या इसको मैं ऐसे मान लूं v अनंत, ठीक है। अब मैं बात सोचने वाली क्या है वो कि अगर मुझे इसको ग्रेविटी लिमिट को ठीक पार ही करना है, हाँ हाँ, तो हम ये जानते हैं कि हमें यहां से जो वीपी देनी पड़ेगी, हाँ, वो तो आपका वीई है। यस। अब मोटे तौर पे देखो, हमें इसमें साइंस लगानी नहीं है। हाँ, हमारे पास 3 स्पीड आ गई, एक तो फेंकने वाली वीपी, यस, वीई और वी डैश, यस, 3 आ गई। सही। अब हमें पहले ये सोचना है कि इन 3 में से सबसे बड़ी कौन सी है, फेंकने वाली, और शेष 2 छोटी हैं। बिल्कुल है, और वो छोटी होगी, प्लान छोटी होगी वो, बिल्कुल। तो अब आपको इतना सा खेल है कि जो बड़ी है ना, यस, जो बड़ी है वो वीपी, yes. उसका स्क्वायर दोनों शेष जो है ना, यानी वी स्क्वायर प्लस वी डैश के स्क्वायर के बराबर है। खत्म किया। वैसे कर लो, वीपी फेंकने वाली है, ये तू तेरा वीई कह दे, वी डैश कह दे, बात हुई आगे। बिल्कुल सही बात। ये क्या तुरंत दिमाग में रहेगी साहब, बड़ी कौन सी है, आगे वाले बात का मजा, तो उसे तुरंत किस में जाएगा। ये बच्चों सुनो, यही पढ़ाई है। ऐसे देखो, कई बार गार्जियन आते हैं, चाहे श्रवण जी रूम में एक, अरे 2 बच्चे रूम में रहो, 2 साथ एक रूम में रहो, जैसे हम आप डिस्कस कर रहे हैं वैसे डिस्कस सब्जेक्ट को डिस्कस करो, फिर देखो बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जा पुत्र। क्या है ये, कहता है m मास का एक पिंड है, 2r रेडियस कक्षा में है, 3r में भेजने की आवश्यक ऊर्जा। ध्यान सुनो भाई, ये तो हमारी पृथ्वी है भैया, देखो ठीक है, ठीक है। दूरियां कहां से मेजर होंगी, सेंटर से। सेंटर से कहां रखा हुआ है, 2r पे। कहां रखा हुआ है, 2r पे। कहां भेजना है, 3r। सीधी सी बात।
कॉमन सेंस की बात है यार। एक बॉडी यहां रखी हुई है, उसको यहां से दोस्तों यहां भेजना है, तो यार एक चीज को यहां से उठा के यहां तक जाने में कार्य करना ही पड़ेगा, बिल्कुल गुरुत्व के खिलाफ। खिलाफ गुरुत्व के खिलाफ। Yes, yes. तो दोस्तों अगला कहता है इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का सीधा मतलब W। बिल्कुल W इक्वल टू क्या है, प्लस डेल्टा यू। प्लस डेल्टा यू। बस सीधा आज तक हमने पढ़ा W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वो तो तब था जब काम कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण। यहाँ आपको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य करना है, तो W इक्वल टू दोस्तों फिर तू जानता है परिवर्तन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बस। और U क्या होता है, U में जानता होता है G M अपॉन R स्मॉल आर। हाँ स्मॉल आर कर एक ही बात, स्मॉल आर कर। अब देख व्हाट इज U फाइनल, U फाइनल क्या होगा 3R पे, 3R पे। तो माइनस G M अपॉन 3R, ये माइनस माइनस प्लस यस G M अपॉन 2R। तो कहने का मतलब सीधा सा हो गया डीएल, इसको मिटा दूं मैं तो तेरे सामने ये जो W जो आएगा ना, ये एक्चुअल ऐसे कर लिया कर, GM R1 माइनस GM R2। देखो वैसे हो गया। ओके, तो W इक्वल टू GM को बाहर ले ले, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन 2R। यस 1 अपॉन 2R माइनस 1 अपॉन 3R, इसको तो 6R लघुत्तम ले, तो ये तेरा कितना बचेगा 3 माइनस 1 बचेगा, तो ये GMM, तो GMM अपॉन 6R, GMM अपॉन 6R, ये तेरा आंसर आ गया। यहां एक बात ध्यान देना दोस्तों, बार बार बात कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट 2R से आपको 3R पे जाना है, वर्क करना। कॉमन सेंस की बात है, एक तो यहां से उठा के यहां तक जाओगे तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो वो क्या है डेल्टा यू। वस्तु पहले भी रखी हुई थी, वस्तु बाद में रखी हुई है, तो क्वालिटी क्या है 0 खत्म है। अब इसमें डेल्टा यू रहेगा, अक्सर हमने पढ़ा माइनस यू, बार बार कह रहे हैं, वो कब होता है जब काम कौन करता है, ग्रेविटेशन, यहां उसके खिलाफ काम करना पड़ रहा है। ओके डियर, आगे चले। और एक बात यहां और भी है, एक बात आपने सुनी होगी, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से किसी वस्तु को h हाइट तक स्थापित करना हो तो आपको कितना कार्य करना होता है, फिक्स फॉर्मूला होता है mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r। याद करने की बात है, बिल्कुल गांठ वाले स्कूल है। तेरे को किसी वस्तु को पृथ्वी की सरफेस से h हाइट पे स्थापित करना है तो कार्य करना पड़ेगा ना, तो होता है mgh बटे 1 प्लस h बाई r। यही डेल्टा यू, ये डेल्टा यू है, बोल है ना, बिल्कुल क्योंकि सर यस फिट पुत्र ये ले ए, ये मिटा दिया, क्वेश्चन में आ जा। वो कहता पृथ्वी का अक्षय प्रविष्टि कितनी है 11 होती, जानते हैं पर एक ऐसा ग्रह जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है परंतु माध्य घनत्व है। अब सुनो लड़के, डेंसिटी आ गई है, डेंसिटी आते ही r रूट डी ना, हाँ r रूट डी, यस r रूट डी। देखो डियर v का फॉर्मूला है, ve का फॉर्मूला है 2gm/r, बट ये काम क्यों नहीं आया बोल, इसलिए काम नहीं आया क्योंकि मुझे मास नहीं दिया हुआ है। मेरे को क्या दे रखे नहीं, डेंसिटी। फिर अपना मास्टर फंडा जो बदलता उसके पीछे 1 2 लगाओ और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिखाओ, तो आजा भैया v1 इक्वल टू r1 कोष्टक में रो1 बोल दो, एक ही बात है, d बोल दो v2 r2 रूट रो 2। बस अब क्या कहता है, पृथ्वी पर अप्लाई नहीं रहेगी, v1 मान लो पृथ्वी को, चलो अर्थ को क्या मान लो v1। तो सुनो भैया v1 अपॉन v2 इक्वल टू रो1 अपॉन रो2 मल्टीप्लाई r1 बाई r2। अब देखो तो तरीका होता है करने का, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया आपको, सिर्फ समझ लो v1 अर्थ का मान लो, तो v1 अर्थ कितना है 11, अगला कौन है v2। डेंसिटी कांस्टेंट, अगला कहता है ऐसे ग्रह ना परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के बराबर है, तो रो बी और रो बी। अब दोस्तों r1 पृथ्वी का ही है, पृथ्वी की त्रिज्या r है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है, ये तेरा 2r है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, v2 हो जाएगा 22, आंसर आ गया 22 किलोमीटर पर सेकंड। बोला है ना। 45 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7-8 मिनट ऐसे आएंगे, पहले ये था फिर ये हो गया, समीकरण 1 बनती है, समीकरण 2 बनती है, 1 में 2 का भाग लगता है, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई। और ये प्रैक्टिस के लिए तभी हमने ग्रेविटेशनल के 70 क्वेश्चन आपके लगभग लिए लोगों ने। आगे चलो भैया,
मेरा क्वेश्चन आ गया। अभी आ गया। The change in the gravitational energy when a body of mass m rise to height nr above the surface of the earth, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी की सतह से, कहां से? सरफेस से m मास को nr ऊंचाई तक विस्थापित करें तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? ओ लड़के, इसको आप डेल्टा यू बोल दो चाहे डब्ल्यू, बात एक ही होती है। यस, एक ही बात, बिल्कुल। स्थिर ऊर्जा बोल दो चाहे आवश्यक कार्य, इस में परिवर्तन बोल दो चाहे yes. कार्य बोल दो। ओके डियर, और इसका फॉर्मूला मतलब पढ़ा चुका भाई, याद कर ले रहे। W बराबर mgh 1 प्लस h बाई r। तो mg, h कितना भैया? nr। यस यस, h कितना है? nr। और लड़के बोल थोड़ा सा यार, yes. h कितना है? nr। ये ले लड़के, तो mgr n प्लस 1 क्या एक बात होती है, जब आप किसी चीज में कंफ्यूज हो जाएं तो उसको 3 बार करो जो आपको ढंग से आती है। इसमें W इक्वल टू डेल्टा यू को लेके लोग बात कंफ्यूज होते हैं। कई टीचर्स को देखा मैंने कि साहब आपने कभी माइनस डेल्टा यू पढ़ा दिया, कभी प्लस डेल्टा यू पढ़ा दिया। ये तो तब है जब कार्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया जाए। ये तब है जब कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाए, ग्रेविटेशन के विरुद्ध किया जाए। ये मिटा दिया, ये याद कर ले। अब सुन ले, आंख बंद कर। यदि पृथ्वी की सतह से m मास को h हाइट तक लेके जाएंगे तो चेंज इन एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्थितिज ऊर्जा या कार्य बोल दो, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r बोल। हाँ या ना? है मजा? चल आगे, चल भैया आगे चल। फिर वो आगे देख, वो कहता अर्थ के सरफेस पे एक्सेप्ट वी है। पृथ्वी की सतह से 7-8 ऊंचाई पे उसी पिंड का प्लाइन वे क्या होगा? अब देख भाई, सुन ध्यान से सुन। ये देख, ये पृथ्वी है और ये इसका चारों ओर का फील्ड है। यहां से वस्तु को बाहर भेजना है तो एक आदमी दोस्त यहां से बाहर फेंके और एक आदमी यहां से कहीं से बाहर फेंक रहा है। कहां से? 7r से। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां से बाहर फेंकने में जोर कम आएगा। सीधी सी बात है, यहां की एनर्जी है ना, सुन ध्यान से भाई, कितने है? पृथ्वी की सतह 7r है, टोटल 8r हो गया भैया। ध्यान देना चीज का, ये बड़ा पंगा है। अर्थ से 7r है तो टोटल क्या होगा? 8r। तो यहां एनर्जी क्या है? G m अपॉन 8r प्लस हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 0। यस, फिट बोल ना, अपना फिट ही है, उसके फिट करनी। देख बच्चे, यहां से फेंकना है, एक यहां से फेंकना। अरे कॉमन सेंस की बात है, क्लास छूटती है तो एक लड़का आगे बैठा है, एक पिछली बेंच बैठा है, क्लास तो बराबर छूटी है पर ये पहले भाग जाएगा, उसको वो बाद में भाग जाएगा बेचारा। वही बात यहाँ के साथ है बस। लेकिन 7r कहां से? सरफेस से है, तो टोटल क्या हो गया? 8r। दूरियां कहां से मेजर करनी? सेंटर से मेजर कर, बस इक्वल टू कर दे। तो G m अपॉन 8r इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है? यस। अब अगला साफ कहता है, पूछता क्या है? प्लान वे पूछा गया इसका। हाँ। उसी पिंड का प्लान वे, यानी यहाँ का वीडस कर दो, ये भी वो भी निकालना, m से m कैंसिल आउट कर दे। अब देख, तू देख ध्यान से देख, 2 को ऊपर ले ले, नहीं काट दे, ये 4 कर दे, आ जा। तो क्या क्या होगा? v स्क्वायर, v बराबर, ओ पुत्र ऐसे नहीं, v स्क्वायर बराबर क्या है? gm अपॉन 4r। ठीक है डियर? अब सुन, रूट करेगा तो gm अपॉन क्या आएगा? 4r। अब तू इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 2gm/r वो क्या हो गया? ve। वो क्या हो गया? ve। उसको बाहर ले ले, ये 8 है, 8 क्या होता है? 2√2। इसका आंसर है v अपॉन 2√2। ये ले, v अपॉन 2√2 है। ये जैसा कहता वैसे वैसे करते जाओ। मुद्दे की बात ये है, वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आगे चल, आजा भैया, भगवान चल बेटा। फिर हो गया। यस। वो कहता, ये प्रैक्टिस आपके लिए, किसी ग्रह की, प्लेनेट की प्लाइन वेग का मान कितना हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 6 गुना हो, त्रिज्या ओ मास 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 आ गया, a 2 अपॉन r। तो इसका एक तरीका मेरा करने का, तो कैसे करूं मैं इसको? मैं v डैश करूं। यस।
मास जहां है वहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल रेडियस है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस ये एक्चुअल में नया कितना आ गया तेरे? 3 3 आ गया। तो दोस्त हकीकत में क्या आ गया? √3। क्या देखा? बिल्कुल क्योंकि 2CM/r तो पहले से पढ़ा ही है, Yes, yes. उसको किससे मल्टीप्लाई करना? √3 से। √3 से। जब दिमाग में का फॉर्मूला रख ले, जहां जहां चेंज, लेकिन ध्यान यहां मास और आर है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। यदि डेंसिटी और आर आता तो पहले वाला आर ये आर कौन सा? रो वाला r√ρ। यस उंगलियों पे कर ले यार। अरे बायोलॉजी नहीं है, इसके नोट्स नहीं बनते हैं, नोट्स खोपड़े बनते हैं इसके यार। आगे चलो, फिर वो आगे देख, अगला कहता चंद्रमा और पृथ्वी के, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। मास ऑफ मून इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन 81। ये ले, यस त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या 1/4 है। रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस अर्थ अपॉन 4। ये पृथ्वी की सतह से प्लाइन वे कितना है, तो चंद्रमा की सतह से प्लाइन वे क्या होगा? तो भैया आ जा 2gm अपॉन r। कलर चेंज कर लो तेरे समझने के लिए, तेरे को कलर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको v डैश बोल, तो जहां m लिखा हुआ है वहां m अपॉन 81 कर दे। यस जहां r लिखा हुआ है वहां 4 कर दे। यस कर दिया तो तेरा v डैश, ये तेरा कोण है पृथ्वी कितना है? 11 मल्टीप्लाई ऊपर 2 हो गया, नीचे क्या हो गया? 9 हो गया। ओके डियर, ये तेरा 22 में 9 का भाग दे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 इनके बीच है, आंसर ये है। वैसे तो याद रख ले तू, चंद्रमा का प्लान वेग 2.5 होता है, याद कर ले। बिल्कुल चंद्रमा का प्लान वेग 2.5 होता है। एक बात यहां कहना चाहूंगा, पेश करना बेटा, ये कोई भी ग्रह है, ये पृथ्वी हो सकती है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है। दोस्तों प्लाइन वेग जितना कम है, ध्यान देना, एक्सेप्ट जितना कम है, वहां वातावरण उतना ही विरल होता है, वहां कण भागते रहते हैं। और जितना प्लाइन वेग ज्यादा होता है तो भाग नहीं सकते, वहां उतना वातावरण घना होता है, डेंस होता है। चंद्रमा पे प्लाइन वेग नहीं है, सॉरी चंद्रमा पे वातावरण वायुमंडल नहीं है। यस यस ध्यान सुन, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा का जो पार्टिकल है उनका जो ऑलरेडी प्लाइन वेग है वो उसके आरएमएस वेग से ज्यादा है, कम है, आरएमएस से कम है, आरएमएस ज्यादा है, आरएमएस वेग प्लाइन वेग से ज्यादा है। यस यस दोस्तों कई बार चंद्रमा पे वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके कणों का जो वीआरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो प्लाइन वेग से पहले से ज्यादा है, यानी वहां से वो पहले वहां से प्लान कर प्लानिंग, इसीलिए वातावरण नहीं है। नहीं तो ये बात ध्यान सुनना कि कहीं वातावरण डेंस है, इसका मतलब एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, और जहां वातावरण नहीं है वहां प्लान वेग कम है। बहुत कम। ओके डियर, आगे चलो। फिर आजा पुत्र, कोई उपग्रह अपनी कक्षा के पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसकी गतिज और स्थिति अनुपात पे पेज खाली कर भाई। दोस्तों अब हम आपको ग्रहों की गति के बारे में बात करेंगे। पहले प्लान वेग के सारे क्वेश्चन हो गए, अब बात शुरू करते हैं। आ जाते, ये 2 टॉपिक है डियर। ये कोई ग्रह है और ये इसके चारों ओर कोई सैटेलाइट घूम रहा है। याद करो, ये आपका कोई न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सुन ले भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, किसी प्लेनेट के चारों ओर सैटेलाइट घूमना, बोथ आर सेम। दोनों के पथ इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन सारे डेरिवेशन किसके लिए है? सर्कुलर के लिए है, वर्ताकार के लिए। ध्यान सुने, पथ सर्कुलर नहीं है पर तो इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन सारे डेरिवेशन जो किसके लिए है? सर्कुलर के लिए है। अब आजा सुन, अब मैं इसको एक बार मिटा दूं डियर। तो यहां ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक m मास का सैटेलाइट घूम रहा है। मुझे इतना ही पता है, r कहां से? सेंटर से। मुझे इतना ही पता है घूमने के लिए mu² r चाहिए, जो कहां से आएगा? gm अपॉन r² से। सेम बात उसके साथ है, मुझे वहां भी mu² r चाहिए, वो किससे आएगा? k q1 q2 अपॉन r² से आएगा। अब इसकी बात तो यहां नहीं करूंगा, समझा दिया आपको मैंने। डियर r से कैंसिल आउट कर दे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर, तो हाफ mu² इक्वल टू हो गया gm अपॉन 2r। दिस इज एनर्जी ऑफ काइनेटिक है, तो भैया तेरे सामने फॉर्मूला आ गया gm अपॉन 2r। ये ले, r कहां से? सेंटर से। m ग्रह का मास, स्मॉल m उसका सैटेलाइट का मास। अब दोस्तों सुन लो कि कोई भी सैटेलाइट किसी ग्रह प्लेनेट के चारों ओर आर सर्कुलर है,
चक्कर लगा रहा है, तो एनर्जी काइनेटिक क्या है, Gm/2r, और U क्या होती है वीडू, Gmm/r, जानते हैं पहले से। काइनेटिक कितनी है, Gmm/2r, कितनी पोटेंशियल, -Gm/2r, तो ET टोटल कितनी होगी, -Gmm/2r। तो मेरी क्लास का मैं सिस्टम करने जा रहा हूं, गतिज अनुपात स्थितिज अनुपात टोटल, काइनेटिक रेशियो पोटेंशियल रेशियो टोटल, दिस इज Gmm/2r रेशियो माइनस Gm/r माइनस Gmm/2r। मेरी क्लास का सबसे सुंदर करने जा रहा हूं मैं, 1/2 अनुपात -1 अनुपात -1/2, 1 अनुपात -2 अनुपात -1, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और ये सेम फॉर्मूला लगता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस चारों चक्कर लगाता है। ध्यान से बैठ जा, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल 1 अनुपात -2 अनुपात -1। और इसका एक सार क्या निकला कि दोस्तों ये आपका कोई प्लेनेट है, इसके चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है, बंधा हुआ है, तो उसकी कुल ऊर्जा है -Gm/2r। यदि उसको यहां से भगाना है तो इसको पॉजिटिव कर दो, इट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसका नाम बंधन ऊर्जा हो सकता है। केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो इसी का नाम आयनिक ऊर्जा है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये बंधी हुई है। और एक बात ध्यान सुनना रहे, कोई वस्तु किसी से तब तक ही बंधी हुई रहेगी जब तक ऊर्जा नेगेटिव है, यदि ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो बंधी हुई नहीं रह सकती। ओके डियर, इसके ग्राफ भी खींचना चाहे अपन खींच सकते हैं डियर। इधर आर लो, इधर लो गतिज ऊर्जा, तो ये ग्राफ आएगा, क्यों, तो खुद दे, इक्वल टू क्या है, Gmm/2r, तो ER के इनवर्स है। U क्या है, -Gm/2r, सॉरी R, तो ये नेगेटिव है, तो ये तेरा नेगेटिव आ गया। उसके बाद दोस्तों ET क्या है, -Gmm/2r, तो ये थोड़ा सा दो ग्राफ बनेंगे, तो ये ग्राफ E का है, ये ग्राफ U का है, और ये ग्राफ दोस्तों आपका ET का, इसको ऊपर आएगा क्योंकि नेगेटिव में ये कम हो गया, बस ये लो ग्राफ हो गया। ये किसका है, गतिज का, ये किसका है, पोटेंशियल का, ये किसका है, टोटल का। लाइन नीचे क्यों आए, क्यों माइनस में। सारी बात समझो यार, ये दोनों आइडेंटिकल बात है। ओके डियर, बेटा अब अपन यहां एक बात और भी करना चाहिए कि ये रूल किसने दिया, क्या हुआ, ये कैसे, तो ग्रह कैसे गति करते हैं, बात कर ले। ये दोस्तों माना कि कोई ग्रह है और इसके चारों ओर ऐसे उपग्रह घूमता दीर्घवृत्ताकार में, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता। दिमाग मत लगा ज्यादा यार, देख डियर, यहां पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस r1 है, माना इसका वेग v1 है, यहां पार्टिकल है r2 है, वेग v2 है, सुन ले रहे, mv1 r1 बराबर mv2 r2, m तो वही है, पार्टिकल तो वही है। तो दोस्तों v1 r1 इक्वल टू v2 r2, और बहुत ढंग से बात करूं तो v मैक्सिमम r मिनिमम v मिनिमम r मैक्सिमम, कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चीज से। कहने का मतलब है नजदीक है तो r कम है तो वेग ज्यादा है, दूर है तो r ज्यादा है तो वेग कम है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की पालना यहां होती है। और ये सारा का सारा खेल तो किससे आता है, ये सारा का सारा खेल किशोर दिमाग में बात आ गई मेरे, तो ऐसे कर दूं मैं दोस्तों, इसके द्वारा एरिया, तो इसके द्वारा एरिया माना कि बड़ा हो गया तो ये पतला हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एरिया दोनों के क्या होंगे, बराबर। दोस्तों यहां ये कह सकते हैं dA/dt इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और इसको मैं गुणा भाग करूंगा ना तो ये तेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, mvr इक्वल टू क्या होता है, कोणीय संवेग। जानते हो ना mvr क्या होता है, कोणीय संवेग, जो हमेशा क्या रहेगा, इसमें कंजर्वेट रहेगा। ध्यान सुन ले बात को, dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट है। देख ये नजदीक है ना तो ये छोटा है तो मोटा हो जाएगा, ये लंबा है तो पतला हो जाएगा। एरिया चेंज नहीं होगा समय के साथ, फिक्स समय के, इसलिए कई बार आता है सेम टाइम, वो तो सेम टाइम लेना होगा, टाइम सेम लेना, नहीं तो बात क्या है। तो जिस समय, ये समय t1 है, ये समय t2 है, तो t1 t2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तेरा dA/dt दोस्तों आपके सामने हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा किशोर अपन इसको और कर ले बच्चों के लिए। ये माना कि आपकी कहानी यहां है, ये आपका ये एरिया है और ये आपका कोई ये एरिया, बात तो एक ही है, ठीक है डियर। ये क्या बन रहा है आपका
एक ट्रायंगल बन गया, यस त्रिभुज बन गया। तो थोड़ी सी बात करना ढंग से बच्चों की, बच्चे भी क्या रखेंगे। डीए बाई डी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डीए बाई डी। व्हाट इज एरिया, 1/2 त्रिभुज है ना। यस आधार, आधार क्या है, यस आर आर। ऊंचाई क्या है, वी डी वी डी टी। यस कितना है, V वी डी टी। अरे भूल गए क्या यार, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी क्या होगी, वेग गुणा समय। अब 1/2 को बाहर ले, ठीक है डियर, और तेरे आर को बाहर ले, Yes. अंदर क्या बचा, dt कट गया, v, बाहर आ गया। तो ये rv/2 नहीं हो गया क्या रे, Yes, बोल yes. बोल, अरे बोल यार, बिल्कुल ये तेरा क्या हो गया, RV/2 rv/2, m से ऊपर गुणा कर दे, m से गुणा कर दे, क्या बन गया ये, कोणीय संवेग, तो ये क्या बन गया, j/2 स्मॉल m। आज की क्लास का सुंदरतम j/2m इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे कर दे, क्या फर्क पड़ता है यार। अब तो राजी, तेरे को अल्टीमेट याद रखना है, जब भी कोई प्लेनेट, कोई सैटेलाइट प्लेनेट के चारों चक्कर लगाता है, कोई उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाता है, उसका पाथ है इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार, गुणा हवा किसे होगी, एंगुलर से, वो एंगुलर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो क्षेत्र ये डीए बाई डी क्या है, कांस्टेंट है, केपलर का इसको नियम कहते हैं, ध्यान देना चीज पे। और एक बहुत सुंदर चीज आएगी इसमें, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर क्यूब। इसका जो आवर्तकाल है वो इसके आर क्यूब, और आर एक्चुअली दोस्तों यहां देखा जाए तो ये होता है, आर होता है R1 प्लस R2/2, मीन रेडियस, क्योंकि मीन रेडियस कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, तो इसको बोले कि इतना चक्कर नहीं पड़ेंगे, यूं तो वो एक उत्केंद्रता एक शब्द आएगा, स्मॉल ई, अनसर्टेनिटी, वो हमारे मेडिकल नहीं आता है, हम चक्कर नहीं पड़ेंगे, हम कहेंगे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये केपलर का नियम है। ये क्षेत्र का एरिया का क्षेत्रचाल, एरिया स्पीड का फॉर्मूला है, ये सारा आपको मैंने कर दिया, समझा दिया। थोड़ा आगे चले, तू कैसा भी टी स्क्वायर आर क्यूब कहां से आया, यस यस भी कर देगा। ये तेरा एक प्लेनेट है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यस लगा रहा, तो तू जानता टी इक्वल टू क्या होता है भाई, 2πr/v। बोलो बोलो, 2πr/v। यस v क्या है, उसकी ऑर्बिट स्पीड कितनी है, √gm/r। ये हम आपको तो बताना भूल गए कि कक्षीय वेग क्या है, यस कक्षीय चाल क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ाया आपको, एक्सियल वेलोसिटी। Yes, yes. कक्षीय चाल क्या है, तो कक्षीय चाल क्या है भैया, √gm/r, v इक्वल टू है रूट gm/r। ये कौन है, vo, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और लड़के, दिस इज एक्सेप्ट वेलोसिटी 2gm/r। यहां भी स्मॉल m नहीं आ रहा है, उपग्रह के मास का कक्षीय वेग से कोई संबंध नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड डजंट डिपेंड मास ऑफ सैटेलाइट, यस बोल है ना, यस तो तेरे सामने ये थोड़ा साफ लिख दे, बच्चों को नहीं पहले पढ़ रहा हो, तो दिस इज v इक्वल टू 2gm/r। यस ठीक है डियर, बात ये तो करोगे यार आप, और क्या करोगे बात। तो डियर आपके सामने सब चीजें आ गई, इन सब की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो तेरे सामने सॉल्यूशन कर दूं पूरा मैं, ये आएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। यानी कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ध्यान देना, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है, यस पहला प्रश्न, हाँ क्या है, तो तू जानता है चक्कर लगा रहा है, तो कहां से आया, m²/r। वो कहां से आएगा, gm/r², r कैंसिल आउट, यहां से आता है, देखिए जल्दीबाजी मत कर यार, जल्दी काम से gm/r। दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, यस दिस इज एक्सेप्ट वेलोसिटी, यस दिस इज केपलर नियम, केपलर नियम। और mvr इक्वल टू कांस्टेंट इसका बेस है, Yes. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा। तो तुम जानते हो डियर, जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। ये सब बातें घूम फिर के आएंगी, नजदीक हो तो स्पीड ज्यादा होगी, दूर हो तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि v और r का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये सब चीजें इसमें काम आई, और इसी के साथ अपने स्थूली की बात खत्म कर ली। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो पुत्र। तो कोई सैटेलाइट अपने कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, गतिज 1 अनुपात -2 अनुपात -1, तो साफ साफ हो गया -1/2 भैया, ये रहा गतिज अनुपात स्थिति 1/-2। यूं कह दूं गतिज -10 है तो पोटेंशियल -20 होगी, और टोटल -10 होगी। बहुत बार एग्जाम आता है भैया, केमिस्ट्री भी आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है। आगे चल उत्तर आ जा भैया। पृथ्वी तल पे प्लाइन वेग v है,
तो उस प्लेनेट शेप लाइन में क्या होगा, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है और घनत्व पृथ्वी का 9 गुना है। सुन बच्चे, अपना तो सीधा फंडा है, आर बाहर निकाल, रूट डी को अंदर ले, कलर चेंज कर ले, दिमाग लगाता है क्यों है, आजा। गुणा किस किससे करना है, त्रिज्या पृथ्वी की 4 गुनी है, बाहर 4 से गुना कर दे, कलर चेंज करो तेरे, बाहर किससे गुना कर दे, इसको बी डैश कर दे। घनत्व कितना है, 9 गुना है, अंदर 2 कर दे, तो अंदर का 3 बाहर आया, बाहर का 4 आया, 12 हो गया। बिल्कुल सिंपल बात है। यस, कुछ नहीं करना होता यार, लेकिन पेन चलाना पड़ेगा। ओ लड़के, पेन चलाना पड़ेगा। अब बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, कॉपी पेन होती नहीं है, बायोलॉजी नहीं है भाई। हम आपको ज्यादा बायोलॉजी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप सोचो यार बायोलॉजी, वहां दोस्तों अलग है, वहां थ्योरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ कुछ गुरुत्वाकर्षण में मुश्किल से 15 से 20 स्टेटमेंट है, वो पल्ले पड़ गए, बात पूरी। सही। आगे चले, फिर वो चीज आ गई, पृथ्वी में कृपा प्राइमरी वी है कि सैटेलाइट का वीपी है, क्या रेशियो कुछ है, त्रिज्या और घनत्व है। आजा, तो वीई अपॉन वीपी इक्वल टू आर ई अपॉन आर पी, रूट में रो ई अपॉन ई फॉर अर्थ। यस, ये कैपिटली करते हैं, इसको कैपिटली करते हैं, दिक्कत नहीं है। बस अगला क्या क्या कह रहा है, त्रिज्या और घनत्व है दुगने हैं, त्रिज्या भी दुगनी है, किसका, पृथ्वी का प्लैनेट भी है, उस ग्रह का प्लैनेट भी क्या होगा, जिसकी दुगनी मतलब 1/2 रूट 1/2, तो ये आंसर आ गया। कैसे कर है, बिल्कुल 1/√2 रूट। यस, प्रैक्टिस होगी ना यार तो तेरी। चलो आगे, फिर वही बात आ गई, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले, अब एक नई बात आ गई। देखो दोस्तों, खाली पेज बेटा, यहां 2 संबंध आएंगे, एक आएगा भू निकट उपग्रह, एक आएगा भू स्थिर उपग्रह। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। एक है भू स्थिर, भू स्थिर मतलब पृथ्वी के लिए स्थिर, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक अर्थ के निकट है, नियर टू अर्थ। 2 शब्द हिंदी में, भू निकट और भू स्थिर। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे भू स्थिर उपग्रह की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दोस्तों ये हमारी अर्थ है, कोई सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वो लगता है कि पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के लिए वो स्थिर है। इस पे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, सुन लो क्या है। पहला क्वेश्चन, दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह। सबसे पहले तो इस उपग्रह की हाइट 6,036,000। यस, इसकी हाइट दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की हाइट जो है वो पृथ्वी की सतह से, कहां से भाई, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर। पहला प्रश्न, ध्यान सुनो, नाम क्या है इसका, जियो स्टेशनरी। ये वह उपग्रह है, पहला प्रश्न है, इसका आवर्तकाल कितना, 24 घंटे। इसको तुल्य इक्विवेलेंट भी कहते हैं। दूसरा, यही हमारे टीवी चलाने में काम आता है, इसलिए इसको सैटेलाइट उपग्रह नहीं कहते हैं। हमारी जो इंफॉर्मेशन आती है इससे आती है, संचार उपग्रह, इसको सैटेलाइट कहते हैं। इसका आवर्तकाल 24 घंटे है और दोस्तों इसकी पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है। यानी एक्चुअल में जो इसका स्मॉल आर है, रियल में जो स्मॉल आर है वो दोस्तों हकीकत में 7R के बराबर है। तो 7R के बराबर होने का मतलब h का मान क्या हो गया, 6R हो गया। और R दोस्तों हम जानते हैं 64 होता है, तो 6×6 36। तो सुनो, इसका आवर्तकाल 24 घंटे, संचार उपग्रह है, सैटेलाइट बोलते हैं, तुल्यकालिक बोलते हैं, और एक इसका जो अक्ष है वो हमेशा भूमध्य रेखा के साथ होता है और बाहर से कहीं भी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए भारत में किसी भी स्थान पर सेट नहीं कर सकते। आता कई बार क्या दिल्ली पे सेट कर सकते हैं, दिल्ली की बात नहीं है, इंडिया में इसको कहीं भी सेट नहीं कर सकते अर्थ के लिए, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन जो है, भूमध्य रेखा जो है वो भारत से कहीं गुजरती नहीं है, इसलिए वो वहां सेट नहीं कर सकते। 36,000 किलोमीटर इसकी हाइट है। ओके डियर, ये तेरे सामने एक व्यवस्था हो गई। इसके बाद दोस्तों एक आता भू निकट, एक कोई सैटेलाइट है जो पृथ्वी के बहुत नजदीक घूम रहा है, पृथ्वी के बहुत नजदीक घूम रहा है। एक बात इसमें मैं आपको और कहना चाहूंगा किशोर सर, कि जो हमारा भू स्थिर उपग्रह था ना, उसका प्लाइन वेग होता है 3 किलोमीटर पर सेकंड का। यस यस, यानी जो मेरा भू स्थिर उपग्रह है, जो मेरा जियो स्टेशनरी उपग्रह है, उसको मुझे वहां से प्लान करना है, क्योंकि बस हाँ उसकी ऑर्बिटल स्पीड, कक्षेवेग, सॉरी गलत बोल रहा हूं, वीओ और वीओ गलत बोल गया, कक्षेवेग सॉरी, उसका कक्षेवेग क्या है 3 किलोमीटर, और अर्थ के निकट जो है इसका लगभग होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, वीओ। यस, तो बात क्या क्या आई,
भू निकट का मतलब पृथ्वी के नजदीक। Yes. उस पे एक ही बात याद रखें, इसका ऑर्बिटल स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमारा भू स्थिर है जो जियोस्टेशनरी है उसकी ऑर्बिटल स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी का प्लानिट वेग कितना है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखना चीजों को। बिल्कुल बोल हाँ है ना? Yes. भाई मेरे बातों बातों एक बात और कर दूंगा यार, V इक्वल टू क्या है रूट 2 GM अपॉन कैपिटल आर, VO इक्वल टू क्या है GM अपॉन कैपिटल आर। दोस्तों हकीकत देखा जाए तो आपका VE क्या है रूट 2 V नोट है। Yes. मैं मेरी क्लास का सुंदरतम करने जा रहा हूं, मैं मेरी क्लास का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं। V इक्वल टू है रूट 2 VO। दोस्तों V रूट 2 का मान है 1.414 V नोट है। इसको मैं चेंज करूं परसेंटेज में तो दिस इज 141% ऑफ VO, यानी कक्षीय वेग को 41% बढ़ा दो तो वहां से वो क्लाइंब कर जाएगा। बिल्कुल। या यूं कह सकते हैं गति ऊर्जा को डबल कर दो। यदि कोई भी सैटेलाइट किसी कक्षा में घूम रहा है उसको वहां से एक्सेप्ट कराना है तो वेग को तो कितना बढ़ाओ 41%, और एनर्जी ऑफ काइनेटिक कितना कर दो डबल, क्योंकि हाफ एम स्क्वायर होता है ना 100%। तो गतिज ऊर्जा बढ़ा दो 100% और वेग बढ़ा दो 41%। तो कोई भी उपग्रह जहां भी चक्कर लगा रहा था वहां से क्या कर जाएगा एक्सेप्ट कर जाएगा। ये आंकड़े यार, इनके साथ चल भाई, यही फिजिक्स है, ये नीट है यार, मेडिकल ऐसा आता है। ओके डियर, अब क्वेश्चन आ जा भगवान ला बेटा, ये आ गया वो संबंध आ गया तेरे सामने आ गया यार। सेकंड पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने उपग्रह कक्षीय V है, संबंध क्या है तो तेरे सामने आ गया V इक्वल रूट है। यस आगे चलो बेटा, ये रहा पृथ्वी तल के समीप 8 किलोमीटर। याद कर ले, डेटा दिए हमने। यस हम अल्टीमेट क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं, बहुत अच्छा सा काम चलता है आपके लिए। आगे चलो, फिर आ गया रेडियन प्रति घंटा भू स्थिर का मतलब है टाइम पीरियड 24 घंटा। सीधी सी बात है भाई। Yes. तो कौन ये चाल ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। टी मतलब क्या है 24। अगला साहब कहता है रेडियन प्रति घंटा, तो तेरे सामने क्या आ गया पाई अपॉन 12। आंसर क्या आ गया? पर ये कब पता लगा? क्योंकि हमें पता होना चाहिए भू स्थिर जियोस्टेशनरी का मतलब है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर। यानी जितने समय पृथ्वी चक्कर लगा रही है उतने समय वो चक्कर लगाए। कितना आवर 24 घंटे। सीधी सी बात है। आगे चल, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। रॉकेट को हमेशा ही लॉन्च करते हैं ईस्टवार्ड दिशा में ताकि पृथ्वी का घूमने उसकी सहायता करे। की बात है, ताकि पृथ्वी रोटेशन है ना वो आपकी हेल्प कर दे। क्यों भाई? ये प्रश्न है। बिल्कुल। आगे चलो बेटा जी, ये हमारा फिर लाटा प्रश्न आ गया। वो कहता है देखो, the additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m to transfer r1 to r2। यस आजा मेरी भाषा में आजा, मेरी भाषा पहले हिंदी है। द्रव्यमान m का कोई प्लेनेट है, द्रव्यमान m के ग्रह के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह है, वो r1 त्रिज्या के वर्तीय कक्ष से r2 त्रिज्या के वर्तीय कक्ष में जाने के लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा कितनी देनी होगी? भैया पेज खाली करना। इसका अर्थ ये है दोस्तों, ये सैटेलाइट है, सॉरी ये प्लेनेट है। यस ये एक आर्क पहले यहां घूम रहा है, फिर इसको यहां से कहां लेके जाना है इसमें। ये कौन है r1, ये कौन है r2। तो मैं तेरे लिए कलर चेंज कर दूं, तेरे को डियर सीधी सी बात है इस सैटेलाइट को यहां से यहां ट्रांसफर करना है। बिल्कुल ये इसमें हाँ, जिसके पास दोनों ऊर्जाएं क्वेश्चन में आ जा। तो भाई एक बता, तेरे को वहां से वहां ट्रांसफर करना है तो बोलो जी, खाली कर पेज। तो तू जानता टोटल ऊर्जा कितनी होती है भैया? माइनस जी mm by 2r। mm by 2r। चलो इसका परिवर्तन तो परिवर्तन क्या करेंगे? W इक्वल टू वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टोटल करेंगे। टोटल E फाइनल यस, E फाइनल इक्वल टू सॉरी W बराबर डेल्टा E बोलते हैं इसको, ET टोटल। तो E फाइनल माइनस E इनिशियल, फिर वही बात साइन का चिन्ह इनिशियल पहले आ जाएगा। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बन गया? G mm by R1 माइनस G 2R1 अपॉन 2R2। क्वेश्चन दिखा रहा बेटा? बिल्कुल। तो तेरे सामने G mm को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, ये आप पे मिटा दूं, ये R1। बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई इसमें जरा कंफ्यूजन नहीं। बस इस ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें कि वस्तु को अपन के साथ चेंज कर रहे हैं या उपग्रह की। सही है, वस्तु के लिए तो 2 नहीं आएगा। यस,
ऊपर अगले 2 आएगा बस इतना है। क्यों आएगा? वस्तु की ऊर्जा थी -gmm/r Yes. और उपग्रह की है -gmm/2r। हेलो फिट बस ना आगे चल। हाँ डियर, तो पुत्र किशोर 46। Yes. इस प्रश्न को देख के तो लगता है सारा खेल लैंग्वेज का ही। हाँ पूरा जो साफ कहता है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वह पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर पथ पे चक्कर लगा रहा है। वहां उसकी चाल जो है वो पृथ्वी के एक्सिस वेलोसिटी की 1/3 है। बस डियर देख ऐसे नहीं, अपन कोई जल्दीबाजी नहीं पड़ा ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। मुझे पता है यहां इसकी जो वीओ है वो है √gm/r। स्मॉल आर का मतलब r+h। और ये क्या है? ये ve/3 है। 1/3। पेज खाली कर देता हूं। अब तेरे को क्या चाहिए? h चाहिए। आजा, ve क्या होता है? √2gm/r। और ये 1/3 क्या कर दो? भाग कर दो। यस इक्वल टू क्या है? √gm/r+h। देखो gm से gm कैंसिल आउट कर दो, स्क्वायर करो। ये 1/9 2/r इक्वल टू r+h। तो ये तेरे सामने 2r+2h इक्वल टू 9r। तो ये तेरे सामने 2h इक्वल टू 7r। तो h इक्वल टू 7r/2 हो जाएगा। क्यों सुनाना बेटा? आंसर हो गया 7r/2। आंसर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। ओके डियर, आगे चल। ये रहा पीरियोडिक टाइम ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 24 आवर ना पढ़ा दिया पूरा हमने आपको। संचार का मतलब ही 24 आवर है। आगे चलो बेटा, फिर आ जा पृथ्वी तल के निकट। देखो भू निकट, देखो ऑर्बिट स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी क्लोज टू। एक तो होता है जियो स्टेशनरी, एक होता है वेरी क्लोज टू। वेरी क्लोज। अगला कहता है पृथ्वी तल के बहुत निकट है। वी ये बड़ा मतलब सा वीओ किस साल का इसकी वीओ है। तो पृथ्वी तल से इसकी त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह की चाल क्या है? देख बच्चे ध्यान दे, ये मेरी अर्थ है, ठीक है डियर। एक तो इसके बहुत निकट चक्कर लगा रहा है और एक सतह से पृथ्वी तल से इसकी त्रिज्या पृथ्वी तल से, तो टोटल जो स्मॉल आर वो क्या होगा? 4r। यहां घूम रहा है। इन दोनों की आपको क्या निकालनी है? स्पीड का रेशियो निकालना है। मैं इतना जानता हूं यार, ज्यादा दिमाग मत लगा। gm/r सीधा सा है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यार? √r है। तो नीचे तूने क्या लिया? 4 लिया। 1/2 आधी हो गई यार। 5 भी नोट से बात हो जाती है, कौन लगा रहा है? पर जो दान है ना, ये सरफेस से दी है तो टोटल क्या हो जाएगी? 4r। क्योंकि डिस्टेंस एक बात कहां डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से। चल आगे चलो भैया, फिर वो कहानी है। यस भाई एक बार लास्ट बार कह रहा हूं, दूरियां हमेशा केंद्र से मेजर की जाती हैं। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, मेजर्ड टू सेंटर। यस देखो एक तुल्यांकी जियो स्टेशनरी और लड़के, जियो स्टेशनरी का मतलब टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। हाँ, एक जियो फिक्स है और ये हमेशा 6r की ऊंचाई पे होता है। ये बिल्कुल पहले कहा था, ये 6r की ऊंचाई पे होता है। एक अन्य उपग्रह का परिवहन काल क्या होगा? जो पृथ्वी तल से 2.5r ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा है भैया। सीधी सीधी फंडा इसका t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, जो केपलर का नियम है। अब देख दोस्त अपना वही तरीका, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर क्या होगा? 3/2। अब वही तरीका, इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, 1 में 2 का भाग टिकाओ। तो आ जाओ भैया, t1 का स्क्वायर इक्वल टू k r1 का क्यूब। ऐसे करेंगे। ठीक है, t2 का स्क्वायर, k कांस्टेंट कोई भी, r2 का होल क्यूब। अब देख t1 मुझे पता कितना है? 24 और 24 का स्क्वायर पता है मेरे। k से k काट दूंगा अपॉन उसका मुझे टाइम पीरियड चाहिए। तो t2 का स्क्वायर मुझे निकालना। r1 का क्यूब तो 6r नहीं है भैया, 7। यस 7r अपॉन 2.5 का मतलब 3.5। 3.5r का होल क्यूब। देख एग्जाम बहुत इजी है, इकट गया आपस में, 2 हो गया, 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8 आ गया। ध्यान देना क्लास, एग्जाम बहुत इजी होती है ना? 8 क्यों? बस अब तेरे सामने है तो इसको रूट कर ले। ये तेरा 24, ये तेरा t2। तो 8 का रूट क्या है? 2√2। तो तेरा t2 क्या आएगा? 24/2√2। ये तेरा 12/√2, 12/√2। अब 12/√2 कोई आंसर ही नहीं है, कोई बात नहीं। √2 से मल्टीप्लाई कर दे, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 2 6√6 बात है। बिल्कुल। देखो दोस्तों एग्जाम इसमें जो लड़का समझ आया ना कि डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है, उसको कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चल भैया,
क्वेश्चन 50 पूरा भूस्थायी उपग्रह को कहां स्थापित करना चाहिए? ये रहा विश्वत रेखा के किसी भी शहर के ऊपर। ये ध्यान सुनो ना भैया, ये हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ही सेट होता है, जब पहले बता चुके आपको भैया। आगे चल रही है, हाँ जी देखो, ये कहता है कि पृथ्वी सतह से 6.4 इसका आर बराबर है ये, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है 6400 किलोमीटर, तो वो यही पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे कोई एम मास का उपग्रह घूम रहा है, तो उसके तो भाई लड़के याद भूल गया क्या है? जी एम एम अपॉन आर प्लस एच कर दो से स्मॉल आर कर दे, यस बस। तो u इक्वल टू क्या आएगा? माइनस जी एम एम अपॉन 2r, बस सीधी सी बात। ओके, अब ये क्या स्मॉल जी का मामला आ गया, मैं जानता हूं इसको। स्मॉल जी दोस्तों मेरा होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये तरीका है मेरा, जीएम की जगह मैं क्या पुट करूं? जी आर स्क्वायर। तो जहां मेरा जीएम लिखा हुआ क्या पुट करूं? जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर एम अपॉन 2r, आर शार काट, तो क्या आ गया? माइनस एम जी आर बाई 2, माइनस एम जी आर बाई 2, ये आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल जाना नहीं, अभी मेरे हाथ में नहीं है भाई, मुझे स्मॉल जी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्मॉल जी रिप्लेस कर दूंगा जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर से। आगे चलो भैया, आ गया कौन सी राशि का मान उपग्रह की कक्षीय टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यही तो मूल कैप्चर का नियम है। ओके डियर, आगे चलिए। देखो डियर, आपके सामने फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, तो यहां भी मैं एक नई बात करता हूं, फिर खाली करना एक मिनट। वहां पे वो कहता है कि यदि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर n हो, तो फिर आप t और r के बीच का संबंध बताओ। आज तक क्या पढ़ा आपने? अब तो पढ़ा t r की पावर 3/2, एक ही बात है, t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। बड़ा कब है ये? तो तब है किशोर पुत्र जब f r स्क्वायर के इनवर्सली। ये नई कल्पना है इसे। वो कहता माना f r स्क्वायर में f r की पावर n के इनवर्स है, तो दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं भाई, दुनिया में कुछ भी हो जाए चाहिए, mv स्क्वायर r, थोड़ा मॉडिफाई कर लो इसको मैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? एफ। बस ध्यान ध्यान दे, एम आर ओमेगा, और एफ तेरा तू क्या कह रहा है? आर की पावर एन की इनवर्स है। ये नया एक नया ना मैंने एफ। ओके, अब तू जानता एम तो कांस्टेंट है, अब तेरा आर ओमेगा क्या होता है? 2 पाई टी, तो क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन। ठीक है डियर, 4 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये तेरा टी स्क्वायर तू इधर ले जा, और ये तेरा r की पावर क्या है? n+1, तो उसका t करना चाहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट कर दे, n+1/2, ये ले यार, एक रिश्ता आ गया। अब मेरे क्वेश्चन में आ, मेरे क्वेश्चन में n के 3 है, r क्यूब है ना, 3 है, तो एक 3 है, तो मेरा 3 + 1 4/2 t r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। t r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ले आंसर आ गया। सेकंड सिंपल बात, बिल्कुल। अगला जैसे कहता है वैसे कर दो यार। ओके डियर, आगे चल रही, ये फिर वैसे आ गया। वो कहता है नेपच्यून और शनि दो ग्रह हैं, उनकी सूर्य से दूरियां इतनी है, माने वर्तीय मार्ग गति करते हैं, उनके परिभ्रमण काल का अनुपात क्या होगा? देख बच्चे सीधी बोल रहे भाई, t1 अपॉन t2 अपॉन 10 की पावर 13 अपॉन 10 की पावर 12 की पावर 3/2, सीधी सी बात है। ये कितना बच गया? 10। कितना बच गया? 10। तो 10 की पावर 3/2, 3 का मतलब हो गया 1000, 10,000, उसका क्या कर लो? रूट, 1/2 रूट कर लो। अब 1000 का रूट क्या होगा? 10 गुणा 10 रूट है 10, ये 10 रूट है 10, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रश्न। आगे चलो, इससे बहुत से क्वेश्चन में याद आ रहा है। हाँ बता। जैसे शनि ग्रह है, हाँ बेसिकली पूछता है कि सबसे स्लो, सबसे धीमा ग्रह कौन सा है? हाँ, तो अपन प्रैक्टिकल जानते हैं कि शनि जिसके लग गया उधर चलता है। सही बात। बेसिकली सबसे स्लोवेस्ट नहीं, इस पे लो मैं थोड़ी गाइड खेल दे देता हूं। मेरी गाइड कुछ बातें ध्यान सुन लो भाई। ये कहता है कि सूर्य के 9 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो। इसमें बुध सूर्य के सबसे समीप और सबसे छोटा है और सबसे गर्म है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तथा इसके 12 चंद्रमा उपग्रह हैं। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सबसे चमकीला ग्रह है। ये एक कॉन्सेप्ट इसमें काम आ गया, तो ठीक है। ओके डियर, आ जाओ, फिर वही बात आ गई पुत्र। आर रेडियस के वर्ताकार पथ पे घूमते हुए सैटेलाइट का परिभ्रमण काल टी है, तो 4r त्रिज्या के वर्तीय कक्ष में घूमते हुए अपना तो वही फंडा टी स्क्वायर r की पावर 3/2। भैया कलर चेंज करे, क्या कर दिया? 4, तो तेरे 4 आ गया। अब 4 का रूट क्या हुआ? 2। यस,
4 का रूट क्या हुआ 2, Yes, yes. 2 क्यूब क्या हुआ 8, आंसर आ गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना बिल्कुल भाई, कुछ नहीं करता। R 4 कर दिया Yes. तो 4 का पलट ध्यान सुनो, इसको ऐसे सोल्व करते रहे 4R पहले OPMT वालों और ऐसे कर लिया करो इसको, पहले 1/2 कर लो, कितना हुआ 2, 2 क्यूब कर लो कितना हुआ 8, आंसर आ गया। पेन भागता है यार, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ जा फिर वो देख, वो कहता पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 गुना हो जाए। यस अपना वही तरीका कितना हो जा रहा है 1/4, कलर चेंज कर, एक कलर चेंज कर, कितना हुआ 1/4। तो वही तरीका 1/4 का पहले क्या कर रूट कितना हुआ 1/2, 8, 1/8। यस क्या दिक्कत है उसका, आगे चल। ये रहा, इन प्लेनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू लॉ ऑफ छत्रफल एरिया dA/dt। पूरा क्या डेरिवेशन dA/dt का होगा कांस्टेंट। आगे चल पुत्र, फिर आ गया तेरा t² r, ये कांस्टेंट, ये t² r³ हो गया। आगे चल, ये फिर आ गया जो सबसे नजदीक, क्या कहता है वो, कहता है चाल किसके अधिकतम है, जो सबसे नजदीक है, एक ही भाई, सीधी सी बात है, जो नजदीक होगा उसको धक्का अधिक लगेगा, सीधी सी बात पड़ी। आगे चल, ये आ गया हमारा सोना क्वेश्चन, किसी उपग्रह का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, आवर्तकाल नियत रहता है, तो दोनों स्थितियों में कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 1:1। आवर्तकाल दोस्तों आवर्तकाल और आर मास का कोई रोल है नहीं है, याद रखना कोई रोल नहीं है मास का इसमें। आगे चल, ये देख, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन जनरल, क्षेत्रीय वेग कांस्टेंट रहता है, सीधी बात है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सीधी सी बात है। ये क्योंकि सारे डेरिवेशन है और इसलिए हमने डेरिवेशन पहले से कर दिया। आगे चले भैया, वो आ गया, ये अभी कराया यार मैंने, अभी कराया, अभी तो कराया है। वो कहे गुरुत्वाकर्षण ये यस n+/2 वो जो किया है, बिल्कुल यस सर। अरे हम थोड़ी लपेट रहे कुछ चिंता मतलब आपके साथ। आगे चलो 63 आ जाओ, इसको पढ़ पूरा क्या है। वो कहता है ग्रह A की रेडियस ग्रह B की रेडियस का अनुपात r है, RA/RB = इन ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात GA/GB क्या है, अक्ष है। तो दोनों ग्रहों के प्लाइन वेग का अनुपात क्या होगा, ओ लड़के VA/VB = क्या होता है 2 उठा दे, क्या होता है मसाड़ी कर दो 2gm/r। लेकिन सुन भाई साहब, इसको अपन सुन, लेकिन हमें किसका रेशियो दिया है जी का, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। आजा G = gm/r²। तो जहां gm लिखा हुआ है वहां क्या आएगा gr²। तो भैया और लड़के ऐसे नहीं रहे, 2gm/ क्या होता है r। ए लड़के जहां gm है वहां क्या आएगा r²/r। ये कैंसिल आउट है, तो gr हो गया इसका। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो GA/GB × RA/RB, तो ये x और r का गुणा, सीधा गुणा रूट RX। ये आपका एक शानदार सी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम पे देखा जाए तो। और दोस्तों इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है ना वो एग्जाम में टपकती रहती हैं, आती रहती हैं, हमने आपकी कर भी दी। आगे चले 64, इस पे एक बार फिर रुक के बात करें आपसे। क्या कहता है, A body of mass m is taken from Earth surface to the height h a, ये लड़के ऐसे, ये पृथ्वी है, ये बॉडी है, कहां ले गए h हाइट पे, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ h = r। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना परिवर्तन, कितनी वृद्धि है, ओ भाई दिमाग मत लगा यार, mgh/1 + h/r। HBr तो mgr/1 + 1 to mgr/2। मेरे हिसाब से ये इस क्लास का एक श्रेष्ठतम सुंदरतम क्वेश्चन। बिल्कुल ओके डियर। 64 वापस आ, 64 के क्वेश्चन को कानून बना लो भैया, और तो क्या है। बिल्कुल अब तक नहीं पढ़े पढ़ा तो इसको रूल बना लो कि ऐसा करने पे mgh/1 + h/r होता है, सीधी सी बात। आगे चल भैया 65 पे आ, ये और सोना है।
वो कहता है एक सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के वर्त पर छोड़ा जाता है, दूसरा 1.01 की त्रिज्या में छोड़ा जाता है। दोनों दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल पहले वाले उपग्रह लगभग कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल r की पावर 3/2। चेंज चाहिए ना, तो डेल्टा t अपॉन t बुढ़गे क्या रहे 3/2 नीचे ले लो, डेल्टा r/r। यस समझ है, डेल्टा टी बाई टी 3/2 डेल्टा आर बाई आर। तो दोस्तों डेल्टा टी बाई टी ये तेरा 3/2, डेल्टा आर कितना है 0.01 ये ले। अब तेरे परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कहानी खत्म होगी। 3/2 आंसर आ गया 1.5% है। बिल्कुल ये है क्वेश्चन, नीट ये है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आएंगे, सिंपल फंडा है। ओके डियर, आगे चल। ये कल पढ़ा चुका आपको मैं, किसी ग्राफ गोलीय कोष, लड़का कोष है और पोटेंशियल है, याद करो पोटेंशियल अंदर सब जगह समान होता है, लाइन के नीचे आएगा, ये आंसर आ गया। बिल्कुल मजा आ रहा ना, कल पढ़ाया आपको सारा बंदे को, ये पूरा करवा दिया आपने। कल का दोनों देखना, ग्रेविटेशनल के फर्स्ट सेकंड दोनों वीडियो एक साथ देखना। नेक्स्ट फिर वो आ गया, वो कहता आर त्रिज्या गोलाकार कोष के गुरुत्वीय तीव्रता पूछी है, तो अंदर तीव्रता क्या होगी? जीरो। भार क्या होगी? घटेगी। जीरो एक ही है, सेकंड आंसर हो गया, बस क्या दिक्कत कर रही है। आगे चलो भैया, दो उपग्रह ए व बी किसी ग्रह पी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। देख भैया ये रहा तेरा चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लगाने दे। एक कहां लगा रहा है? 4r त्रिज्या ने, ठीक है, एक r पे है और एक है 4r पे। त्रिज्या भैया ये r और 4r। तो अभी यार क्या बताऊं T1 अपॉन T2 क्या पूछे? उपग्रह की 4 पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं, उपग्रह की 4 पूछी है तो 4 को जानता v इक्वल टू क्या होता है? रूट gm/r। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू r2 अपॉन r1। r2 अपॉन r1 तो भाई 1/2। तो पहले क्या है? उपग्रह a की क्या है? 3v है क्या? 3v है ना, तो ले ले यार 3v और ये v2 इक्वल टू क्या है? 1/2। v2 क्या हो गया? 6v। और तो कैसे कर ले, बिल्कुल ठीक है डियर। इक्वेशन 1 बना दिया, इक्वेशन 2 बना दिया, तो तेरे सामने आंसर क्या आ गया भैया इसका? सिंपल 6v आ गया। अगले क्वेश्चन में आ जा, पेन चेंज कर, पेन गड़बड़ हो गया बीच में। फिर वो आ गया T1 T2 बराबर है यहाँ पर। वो कहता संलग्न चित्र में सूर्य के चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है। दोस्तों साहब कहता है समान क्षेत्रफल समय भी बराबर होगा। ये लो आपका आंसर हो गया भैया 69। आगे से उत्तर ये तेरा 70 ब्लैक होल। ये देखो सुन, ये बहुत तेरी बात है। ब्लैक होल का मतलब है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं जाए। तो इसका सीधा अर्थ है कि ब्लैक होल का मतलब है कि वहां की एनर्जी जो है दोस्तों प्रकाश के वेग से भी ज्यादा। बिल्कुल, तो ये आपके सामने 2gm/2 प्लान वेग जो है, एस्केप स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा हो जाए, हाँ, किसी वस्तु को अपन वहां से एस्केप नहीं करवा सके, और अपन किसी वस्तु को मैक्सिमम स्पीड कितना दे सकते हैं? प्रकाश के वेग के बराबर, उससे अधिक ना हो जाए। तो ये तो उसका प्लान वेग v कितना होना चाहिए? c के बराबर से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों ब्लैक होल का मतलब है कि सब कुछ खा जाए, बहुत ही कॉम्पैक्ट। इसका मतलब उसका उनके कणों का प्लान वेग जो प्रकाश के वेग से भी ज्यादा होता है। ओके डियर, तो ये लोग पूरा हो गया। एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों, हम लोगों ने भी गुरुनीति के वीडियो के बारे में सोचा था ना, तो सुनील सर और साहिल सर ने कहा पापा ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल तो चौधरी करेगा, सीधी सी बात। आज हम 15 वीडियो फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 जूलॉजी के, 15 बॉटनी के, 60 वीडियो हमारे शूट हो गए आउट ऑफ 180। 33% शूट करके एक दिन मिस नहीं हुए। जिस दिन था उस दिन आए। जबकि दोस्तों दिवाली भी आई, इन दिनों शादियां बहुत आई, हमारे यहाँ गांव में इलेक्शन भी बहुत हो रहे, तो बहुत से स्टाफ के लोग गांव से बिलोंग करते, तो उनको भी दिक्कत है, लेकिन हमने वीडियो शूट किए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मंजिल कितनी बड़ी हो, एक कदम बढ़ाओ, अगले सारे कदम भगवान बढ़ाता आपके लिए। ठीक है, ये वीडियो आप देख रहे हैं 10 तारीख को, 12 तारीख को आपसे मिलते हैं SHM के साथ। उसके बाद SHM के फिर आपके 2 वीडियो आएंगे। थैंक यू, जय श्री राम।